एक महिला होती है, वो अपने पति के साथ रह रही होती हैं, लेकिन जैसे ही उसकी बड़ी बेटी की उम्र की शादी के लायक हो जाती हैं तो उसके लिए एक लड़का देखते हैं और उसकी शादी करवा देते हैं। जैसे ही शादी का 1 साल बीत जाता है, अचानक उसकी महिला के पति के तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले आ जाता है, जिसके बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब वो महिला अपनी छोटी बेटी के साथ विधवा की तरह ज़िंदगी बिता रही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़ी बेटी के जो ससुर होते हैं, जब उनसे सारे कामकाज की बातें जब उनसे होने लगती हैं तो उनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है और एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ही उस महिला के जो बड़ी बेटी के ससुर होते हैं, वो एक दिन उस महिला के घर पर आते हैं, जिसके बाद एक बार दरवाज़ा जब उनका बंद होता है तो छोटी बेटी को इस बात का पता लग जाता है कि आखिर मेरी माँ, मेरी सिस्टर के जो ससुर है उनके साथ अनैतिक अवैध संबंध के अंदर है। जब इस बात का पता जब उसे लगता है तो अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा वो रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी माँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि उसके साथ अनैतिक संबंध बनाती रहती थी। लेकिन एक दिन वो छोटी बेटी होती हैं, वो एक ऐसा कारनामा करती हैं जिसके बाद उस महिला को जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद एक ऐसी कहानी को जो है अंजाम देती हैं, जिसके बाद जब आसपास के लोगों को इस बात की खबर लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। आखिर उस महिला ने ऐसा क्या किया था, और जब छोटी बेटी अपनी माँ को जो है अनैतिक अवैध संबंध बनाते हुए देखती हैं तो वो आखिर ऐसा कौन सा कदम उठाती है जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये कहानी जो वायरल हो रही है, तो आप सभी को जो है विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कासगंज और यहीं पर एक थाना लगता है पटियाला। यहीं के आसपास एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव का नाम थोक बरगौन होता है और यहीं के रहने वाले इकरार और उनकी पत्नी यास्मीन, उनकी 2 बेटियां होती हैं। सबसे बड़ी बेटी साबुनिसा और उनसे एक छोटी बेटी होती है, उसका नाम होता है सबनूर। अब उस घर परिवार के अंदर खेती से लेकर मजदूरी से लेकर सारे इस तरीके से काम करके उन घर परिवार का जो है सर्वाइव कर पा रहे थे। इसी वजह से उनका घर परिवार ठीक ठाक चल रहा होता है। उस घर परिवार के अंदर ज़्यादा पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन मेहनत मजदूरी करके अपने घर को चला रहे होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ ही साबुनिसा सबसे बड़ी बेटी होती हैं, वो शादी के लायक हो जाती हैं। उनके लिए एक लड़का देखा जाता है, जिसके बाद उनकी शादी करवा दी जाती है। शादी के 1 साल गुजरने के बाद इकरार की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब सारे जिम्मेदारी जो है यास्मीन के ऊपर आ जाती है। यास्मीन अपनी छोटी बेटी सबनूर के पास वो रहकर मजदूरी कर कर अपना घर चला रही होती हैं, लेकिन उस घर परिवार में जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर कुछ कामकाज हो तो इकरार की जो पत्नी होती हैं यास्मीन, वो हमेशा बड़ी बेटी साबुनिसा के जो ससुर होते हैं, जिनका नाम रईस अहमद होता है, उनसे बातचीत किया करती थी, उनसे सब पूछताछ करती थी। तो उन दोनों के बीच में जब ज़्यादा बातें होती थी तो एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं। और रईस अहमद एक दिन इकरार की जो पत्नी होती हैं यास्मीन, उनसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी अकेली रहती हो, अगर हम दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं, हम दोनों जो हैं एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे तो एक दूसरे की ज़रूरत की जो कमियां होगी वो सब कुछ पूरा करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। तो यही बात सुनकर यास्मीन भी जो है इस बात के लिए हाँ भर देती हैं। और एक दिन रईस अहमद यास्मीन के घर पर आता है, जिसके बाद दोनों के बीच में अनैतिक अवैध संबंध बनने लग जाते हैं। जब इस बात का पता सबनूर को लगता है कि आखिर मेरी माँ जो है, मेरी बड़ी बहन के जो ससुर हैं रईस अहमद, वो जैसे ही घर पर आते हैं तो ये दोनों दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। आखिर कौन सी बात है, ऐसी क्या वजह है जो अक्सर जो है ये दोनों अंदर बातें करते हैं। तो आखिर सबनूर भी जो है 18 साल के आसपास की बड़ी हो जाती हैं, तो उसे भी पता लगने लग जाता है कि आखिर मेरी माँ जो है, मेरी बड़ी बेटी के जो बहन के जो ससुर हैं रईस अहमद, उनके साथ अनैतिक अवैध संबंध के अंदर है। जब उसे बातचीत करने की कोशिश करती हैं, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती हैं, तो अपने घर परिवार की यास्मीन मुखिया होने के कारण अपनी बेटी को जो है डरा धमका कर उसे जो है रोक देती हैं, उसे जो है अपना मुंह चुप करवा लेती हैं। जिसके बाद सबनूर जो है किसी को ये कानों कान खबर नहीं चलती हैं और इसी तरीके से यास्मीन और रईस अहमद के बीच में अनैतिक अवैध संबंध चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे सबनूर की 19 साल की उम्र हो जाती है तो एक दिन यास्मीन रईस अहमद से कहती हैं कि तुम मेरी बेटी सबनूर के लिए कोई ऐसा एक लड़का देखो और इसकी जैसे ही शादी हो जाएगी तो हम दोनों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे के अनैतिक अवैध संबंध के अंदर हमारा सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा और हम जो हैं आज़ाद तरीके से हो जाएंगे। एक दिन रईस अहमद एक लड़के को ढूंढ देखते हैं और साबुनिसा की जो शादी जो है
2020 में हो जाती हैं, लेकिन 2024 के अंदर पंचपोखरा के अंदर एक जावेद नाम का लड़का होता है जिसे शबनूर की शादी फिक्स हो जाती है। और शबनूर की शादी एक दिन जैसे ही हो जाती है तो शबनूर जो है अपने मायके ससुराल चली जाती हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ ही अब यास्मीन और रईस अहमद को जो है रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। रईस अहमद जब भी उसे टाइम वक्त मिलता है तो वो सीधा यास्मीन के घर पर जाता है, जिसके बाद यास्मीन के साथ रातें बिताता है, उसके साथ अनैतिक अवैध संबंध बनते हैं और फिर अगले दिन रईस अहमद अपने घर आ जाता है। इसी तरीके से इनके बीच में सिलसिला चलता रहता है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन एक दिन 26 दिसंबर 2025 के दिन सुगड़ी नागला खामनी राम सितोनी नहर के आसपास एक महिला की जो डेड बॉडी दिखाई देती है। कुछ लोग जब उधर से गुजरे होते हैं तो अचानक एक महिला की डेड बॉडी दिखाई देती है, तो वो पुलिस को इत्तला कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती हैं। उस डेड बॉडी की जो है पहचान कर लेते हैं और पहचान करने के बाद उसे जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं। 2-3 दिन के बाद उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। लेकिन उसी बीच 26 दिसंबर से पहले 25 दिसंबर के दिन अचानक यास्मीन और रईस अहमद होते हैं वो नज़दीकी थाने के अंदर जाते हैं और नज़दीकी थाने जाकर पटियाला थाने के अंदर जाकर अपनी बेटी की जो है एक रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं। वो कहते हैं कि जो इनके ससुराल वाले हैं, शबनूर के जो ससुराल वाले हैं जावेद, मेरा जो दामाद हैं ससुर सतार और देवर जुबेर और ननद रहमतुल, ये सभी मिलकर जो है इससे दहेज मांग रहे थे और इसी वजह से मेरी बेटी को जो है मौत के घाट उतार दिया है। और इसी तरीके से जब सारी जानकारी पुलिस वालों को देते हैं तो वो भी जो है इस केस को हर तरीके से हर एंगल को जांचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और उस डेड बॉडी को जो है शबनूर के जो घर वालों को हैं उनको सपुर्द कर देते हैं, जिसके बाद उसको दफना दिया जाता है। और आखिर इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच पड़ताल करती है। तो पुलिस वालों को पहले तो किसी बात का पता नहीं चलता है कि आखिर इसके मृत्यु के पीछे हाथ किसका हो सकता है। लेकिन शबनूर की जो माँ होती हैं यास्मीन, उसकी रिपोर्ट के अनुसार जावेद मोहम्मद दामाद और ससुर जो सतार होते हैं देवर जुबेर और नहदद रहमतुल को जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। आखिरकार उनको जो है थाने के अंदर लेकर चले जाते हैं। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो जो है वो साफ साफ इनकार कर देते हैं कि इनके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है और हमने कभी भी जो है इनसे दहेज नहीं मांगा है। जब इसी तरीके से बातचीत होती है तो पुलिस फिर से जो है हर एंगल से जब इस केस की जांच पड़ताल करने लगते हैं तो आखिरकार यास्मीन का फ़ोन भी जो है सर्विलांस पे लगाया जाता है। जिसके बाद पुलिस को इस बात की खबर लगती है कि यास्मीन हर बार जो है रशीद अहमद से जो है बार बार बातें किया करती हैं। तो आखिरकार यास्मीन को भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे भी पूछताछ करते हैं तो यास्मीन एक ही बात कह रही होती हैं कि इनके जो ससुराल वाले हैं वो हर वक्त जो है इनसे जो है दहेज मांगा करते थे और जब हम दहेज नहीं दे पाते हैं तो इसको जो है मौत के घाट उतार कर इसे नहर के आसपास फेंक देते हैं। और इसी की जो है मैं रिपोर्ट पहले से दर्ज करवा चुकी हूँ। तो पुलिस जब सख्ती के साथ जब पेश आती हैं तो आखिर यास्मीन टूटती हैं और टूटने के बाद एक कहानी सुनाती हैं। तो पुलिस भी रईस अहमद को जो है गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाते हैं। जब दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो यास्मीन कहती हैं कि कुछ साल पहले जो है मेरे जो पति हैं इकरार, वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद मैं रईस अहमद के जो है प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाती हूँ जो कि मेरी बेटी के ससुर होते हैं। अब उनके साथ प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाती हैं तो जब भी रईस अहमद हमारे घर पर जब मिलने के लिए आते हैं तो हम एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। तो इस बात का पता मेरी छोटी बेटी शबनूर को लग जाता है। तो वो हमेशा मुझे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं रुकने का नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं रईस अहमद के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाती हूँ। मैं उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी, इसी वजह से मैं रुकने का नाम नहीं लेती हूँ। लेकिन एक दिन जब इस बात का पता हमें लगता है कि आखिर शबनूर किसी को भी बता सकते हैं, अपना मुँह खोल सकते हैं, तो हम उनकी जो है शादी करवा लेते हैं। उसकी शादी के बाद वो मायके चली जाती हैं। लेकिन जब भी मेरी बात जब शबनूर से होती हैं तो शबनूर एक ही बात की रट लगाए रहते हैं कि तुम रईस अहमद से अपना रिश्ता तोड़ दो, तुम अकेले अपनी ज़िंदगी जियो। जब इस तरीके से मुझे बात करते हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती हूँ। मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन शबनूर मानने को लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं। तो एक दिन शबनूर मुझे धमकाकर मुझे ये कहती हैं कि अगर तुम ऐसे काम बंद नहीं करोगे तो मैं अपने पति को भी बता दूंगी और आसपास के जितने भी लोग हैं सभी को इस बात की जानकारी दे दूंगी कि मेरी माँ के जो अनैतिक अवैध संबंध जो है मेरी बड़ी सिस्टर के ससुर रशीद अहमद के साथ हैं। और इस बात की जानकारी अब सब लोगों को लगेगी तो तुम्हारे जो है नाम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और तुम मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। जब इस बात का पता लगता है तो आखिरकार ये सारी जानकारी यास्मीन अपने प्रेमी
रशीद अहमद को जो है इस बात की जानकारी देते हैं कि शबनूर आखिरकार बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो हर बार मुझे धमकाती रहती हैं और बार बार मुझे धमकियाँ देकर ये कहते हैं कि मैं ये सारी जानकारी जो है मेरे पति को भी दे दूँगी और आसपास के लोगों को, सभी रिश्तेदारों को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँगी। तो रशीद अहमद कहता है कि तुम अपनी बेटी शबनूर को जो है रिश्ता तोड़कर अपने घर पर आने के लिए कहो। वो जैसे ही वहाँ से रिश्ता तोड़कर अपने घर पर आएगी तो आप अपने हिसाब से उसकी शादी करवा देंगे, जिसके बाद किसी को भी इस बात का पता नहीं लगेगा। अगर बता भी देगी तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब बार बार यास्मीन अपनी बेटी को जो है रिश्ता तोड़कर वो जब उसे घर आने के लिए कहती हैं तो शबनूर कहती हैं कि मेरा पति काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं इनसे रिश्ता तोड़कर मैं घर पर नहीं आना चाहती हूँ, मैं यहीं पर अपनी ज़िंदगी जो है मेरे पति के साथ बिताऊँगी। तो यास्मीन भी आखिरकार टूट जाती हैं। टूटने के बाद एक दिन अपनी बेटी शबनूर से ये कहती हैं कि तुम एक काम करो, मुझसे मिलने के लिए आओ, तुम अपने मेरे दामाद के साथ यानी तुम्हारे पति के साथ एक दिन मुझे मिलने के लिए आओ, यहीं पर 2-4 दिन रुकना फिर चले जाना। शबनूर भी आखिरकार अपनी माँ की बात मानती है, अपने पति के साथ बाइक पर बैठकर जो है चली आती हैं और आने के बाद जैसे अगली सुबह होती हैं तो शबनूर का जो पति होता है और वो पति जो है जावेर अपनी बाइक लेकर अगली सुबह चला जाता है, लेकिन शबनूर वहीं पर रुक जाती हैं। अब जैसे ही शबनूर वहाँ पर रुकती हैं तो यास्मीन रईस अहमद को जो है फ़ोन करके बुला लेती हैं, जिसके बाद जैसे ही वो आता है तो कहते हैं कि चलो कहीं घूमने के लिए जाते हैं। तो तीनों लोग वहाँ से घूमने के लिए निकल जाते हैं। फिर आस पास के इलाके के अंदर सुगड़ी, नागला, खामनी, राम चितौनी नगर के आसपास जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो कहते हैं कि पहले चाउमीन खा लेते हैं। तीनों जन अपनी अपनी चाउमीन बनाते हैं। तीनों जन चाउमीन खाने के बाद जब आगे जाते हैं तो अचानक जो है शबनूर को जो है रईस अहमद जो है अपनी बाहों के अंदर जकड़ लेता है। यहाँ पर जो शबनूर की जो माँ होती हैं यास्मीन, वो भी उसके पैर पकड़ लेती हैं, जिसके बाद पहले तो उसके साथ रईस अहमद संबंध बनाते हैं और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार कर वहीं नहर के आसपास उसकी डेड बॉडी को फेंक कर चले जाते हैं। जिसके बाद कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं तो इस बात की जानकारी जब उन्हें लगती है और पुलिस हर एंगल से जब इस केस की तहकीकात करने लगती हैं तो आखिरकार यास्मीन को जो संबंधी होते हैं रईस अहमद दोनों को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद इनको कोर्ट के अंदर पेश करते हैं, जिसके बाद इनको हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। इसी तरीके की क्राइम की कहानी अगर आप रोज़ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं, बल्कि आप जहाँ भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।